स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 किए थे, जो कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम पर डिपेंड थे। क्लियर। उसी कड़ी में हम आज के बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 13.3 के, उन्हीं को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फैक्ट्री हैज टू मशीन्स A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of output and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. All the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि A के जो पास्ट रिकॉर्ड कहता है कि A के द्वारा जो प्रोड्यूस आइटम है वो 60% है और B 40% प्रोड्यूस करता है। A के द्वारा जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं इस A के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए में वो 2% है और B के लिए 1% डिफेक्टिव आइटम्स है। क्लियर। अब उनको सभी को एक जगह मिला दिया जाता है और उसके बाद एक आइटम रैंडमली चूज किया जाता है और वो हमें डिफेक्टिव मिलता है। क्लियर। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दिस आइटम हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B, यानी B के द्वारा उसको प्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब हमने मान लिया स्टूडेंट कि E1 मान लिया हमने आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन A, E2 मान लिया आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन B और A मान लिया हमने आइटम इज डिफेक्टिव। क्लियर। तो हमें पहले फाइंड आउट करना है PE1। अब PE1 का मतलब क्या है? E1 का मतलब आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन A, और A के द्वारा आइटम कितने परसेंट प्रोड्यूस होते हैं? टोटल 60%। तो 60% का मतलब हो गया आपका 3/5। क्लियर। और PE2 का मतलब क्या है? मशीन B के लिए तो 40% है, तो इसका मतलब 2/5। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है A/E1 की। A/E1 का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि डिफेक्टिव आइटम आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि वो मशीन A से प्रोड्यूस हुआ है, तो इसका मतलब कितना दिया है? 2%, यानी 2/100। क्लियर। और A/E2 का मतलब मशीन B के लिए डिफेक्टिव आइटम है, तो कितना है? 1%, यानी 1/100। समझ में आ गया। अब हमें निकालना क्या है? B के लिए, तो यानी E2/A हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, फॉर्मूला आपको पता है, PE2 PA/E2 अपॉन PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। क्लियर। E2 की प्रोबेबिलिटी है कितनी? 2/5 इंटू A/E2 कितना है? 1/100 अपॉन E1 3/5 इंटू A/E1 2/100 प्लस 2/5 इंटू 1/100। तो एलसीएम कितना आएगा? 500 आ जाएगा एलसीएम दोनों में, वो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा? 2 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 3 2 जा 6 और प्लस 2 1 जा 2, तो दैट इज 2/8। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो इट मीन्स 1/4 आएगा। क्लियर। लेते हैं स्टूडेंट, टू ग्रुप्स आर कॉम्पिटिंग for the position of the board of directors of a corporation. The probability that the first and the second groups will win are 0.6 and 0.4 respectively. Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3
if the second group wins. Find the probability that the new product introduced was by the second group. इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि दो ग्रुप हैं जो किसी कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कॉम्पीट करते हैं, इट मींस चुनाव लड़ते हैं, क्लियर। और उसमें कह रहा है कि फर्स्ट ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 दे रखी है और सेकंड ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 दे रखी है, क्लियर। अगर फर्स्ट ग्रुप जीतता है तो वो किसी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7 और अगर बी ग्रुप जीतता है तो वो नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, क्लियर। तो अब हमें क्या करना है कि हमें अगर उसमें प्रोडक्ट ए लॉन्च, मतलब ये जो नया प्रोडक्ट है वो अगर इंट्रोड्यूस होता है तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो सेकंड ग्रुप के द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ है, यानी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए। अगर हम सेकंड ग्रुप को E2 मानते हैं, फर्स्ट ग्रुप के जीतने की E1 मानते हैं, क्लियर। और ए हमने मान लिया कि इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट, क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी E1 की कितनी आएगी? E1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6। E2 के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4, क्लियर। A बाई E1 कितना है? A बाई E1 का मतलब नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने के लिए, जबकि किसने दिया? ग्रुप फर्स्ट ने, E1 ने, तो इसका मतलब 0.7 और A बाई E2 कितना है? 0.3, क्लियर। हमें निकालना है कि सेकेंड ग्रुप के द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो इसका मतलब P E2 बाई ए आपको निकालना है। तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, क्लियर। E1 की E2 कितना है? E2 हमें दे रखा है 0.4 इंटू A बाई E2 कितना है? 0.3 अपॉन E1 0.6 इंटू A बाई E1 0.7 प्लस 0.4 इंटू 0.3, क्लियर। इसको सॉल्व कर लीजिए। यह है हमारा P E2 बाई ए, कितना आएगा? 0.4 इंटू 0.3 कितना हो गया? 0.12 अपॉन 0.7 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा? 0.42 प्लस 0.4 इंटू 0.3 दैट इज 0.12, तो कितना हो जाएगा? 0.12 अपॉन कितना आएगा? 4 और 4 और 1 5, 0.54। इसको पॉइंट हटा दीजिए तो ये आ जाएगा 12/54, तो कितना आएगा? 6 2 जा 12 और 6 9 जा 54, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/9। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10, सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, इफ शी गेट्स अ 5 or 6 she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1 2 3 or 4 she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1 2 3 or 4 with the die? इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए जरा। ये कह रहा है कि गर्ल किसी डाई को थ्रो करती है, अगर 5 और 6 आता है तो वो एक कॉइन को 3 बार टॉस करती है और नोट करती है कि वेदर हेड, नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स को, क्लियर। और अगर डाई पर 1 2 3 4 आता है तो वो उसको कॉइन को एक बार टॉस करती है और हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी निकालती है, क्लियर। अब ये कह रहा है कि इफ सी हैड ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू विद 1 2 3 और 4 विद द डाई, क्लियर। तो हमने मान लिया कि E1 मान लिया डाई सोल्स 1 2 3 और 4। आप उल्टा भी मान सकते हो, अगर 5 6 पहले दिया है तो E1 को 5 और 6 भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। E2 मान लिया हमने कि डाई सोल्स 5 और 6 और A मान लिया कि कॉइन सोल्स एग्जैक्टली 1 हेड।
अब देखिए जरा कि P E1 कितना आएगा। E1 का मतलब है डाइसोज 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब 4/6 आएगा, दैट इज 2/3। क्लियर। E2 कितना होगा। E2 का मतलब हुआ कि डाइसोज 5 और 6, 5 और 6 का मतलब 2/6, दैट इज 1/3। अब हमें देखना है PA/E1। A/E1 का मतलब है कि जब डाइपर 1 2 3 और 4 आता है तो वो कॉइन को एग्जैक्टली 1 एक बार उसको केवल टॉस करती है, तो उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। लेकिन जब डाइपर 5 और 6 आता है, A/E2 डाइपर 5 और 6 आता है तो वो एग्जैक्टली 3 टाइम्स उसको टॉस करती है कॉइन को। 3 टाइम्स टॉस करने का मतलब आपको पता है कि कितने आउटकम्स आते हैं, 8 आउटकम्स होते हैं। और ये आपको मैंने बताया था तरीका लिखने का कि 4 टाइम्स H लिख दो, 4 टाइम्स T लिख दो, फिर 2 टाइम्स H 2 टाइम्स T, 2 टाइम्स H 2 टाइम्स T, फिर अल्टरनेट ऑर्डर में ST HT HT और HT। अब हमें देखना एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड कहां रहा, 1 2 और 1 3, तो टोटल हो गए 8, तो इसका मतलब 3/8 आएगा। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, हमें निकालना है P 1 2 3 4 के लिए, तो यानी E1/A हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालना है। E1/A का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। क्लियर। E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 2/3 इंटू A/E1 कितना आया था 1/2 अपॉन 2/3 इंटू 1/2 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 इंटू 3/8। क्लियर। एलसीएम कितना आएगा, चाहो तो काट सकते हो इसको, कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर तो आएगा 1/3, नीचे आएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 3 8 जा 24, तो ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया हमारा 3 8 जा 24, तो 8 ऊपर पहुंच जाएगा, तो इट मींस 8/11 आंसर आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं स्टूडेंट। A manufacturer has 3 machine operators A, B and C. The first operator A produce 1% defective items, whereas the other 2 operators B and C produce 5% and 7% defective items respectively. A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time and C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? तो क्या दिया इस क्वेश्चन में स्टूडेंट, देखिए जरा कि कोई मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 3 मशीन ऑपरेटर्स हैं A, B एंड C। A 50% ऑफ टोटल टाइम जॉब पर रहता है, जॉब पर है, B 30% टोटल टाइम का और C 20% टोटल टाइम का। A के द्वारा प्रोड्यूस डिफेक्टिव आइटम 1%, B 5% डिफेक्टिव आइटम्स और C के द्वारा 7%। क्लियर। डिफेक्टिव आइटम्स है, तो हम मान लेते हैं कि E1 A इज ऑन द जॉब, E2 B इज ऑन द जॉब, E3 C इज ऑन द जॉब। क्लियर। और A मान लेते हैं कि जो आइटम प्रोड्यूस हो रहा है वो डिफेक्टिव आइटम है। क्लियर। तो वी हैव टू फाइंड आउट। अब ये कह रहा है कि A एक आइटम को चूज किया जाता है रैंडमली और वो कैसा है, डिफेक्टिव आइटम दिया हुआ है। You have to find out the probability that this defective item produced by E1, E1 means A के द्वारा, by A। क्लियर। तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, E1 का मतलब है कि A इज ऑन द जॉब, तो जितना टाइम वो रहेगा उतना ही प्रोड्यूस करेगा, तो इसका मतलब 50%, दैट इज 5/10। ठीक है। E2 कैलकुलेशन के लिए ज्यादा इजी रहेगा, 10 में रखिए, तो कितना E2 का मतलब 30%,
तो 3/10 और E3 20/10, 20/100 इस मीन्स 2/10। क्लियर? अब A/E1 कितना आएगा? A/E1 का मतलब डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय E1, E1 मीन्स डिफेक्टिव बाय A, प्रोड्यूस्ड बाय A, तो इट मीन्स कितना? 1%, 1/100। A/E2 5/100 और A/E3 that is 7/100. You have to find out the probability E1 by A. अब E1 by A का मतलब क्या है? Probability of E1, probability of A by E1, फॉर्मूला आपको याद है स्टूडेंट, अपॉन PE1 into PA by E1 प्लस PE2 into PA by E2 प्लस PE3 into PA by E3। क्लियर? E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/10 into A by E1 1/100 अपॉन 5/10 into 1/100 प्लस PE2 3/10 into A by E2 5/100 प्लस PE3 2/10 into A by E3 7/100। क्लियर? अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा इसका? 10 into 100, 10 into 100, 10 into 100, 10 into 100 1000 आएगा। 1000 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों, तो ऊपर बचेगा कितना? 5 into 1, 5 अपॉन 5 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 7 2 जा 40, तो कितना आ जाएगा? दैट इज 5 अपॉन 15 14 29, 29 प्लस 5 दैट इज 34। क्लियर? दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं स्टूडेंट। अ कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए जरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं और उनमें से 1 कार्ड हैव बीन लॉस्ट, एक कार्ड खो गया। क्लियर? और बचे हुए जो आपके रिमेनिंग कार्ड्स हैं उनमें से 2 कार्ड्स रैंडमली ड्रॉ किए जाते हैं और वो दोनों कार्ड्स डायमंड है। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो हमने यहां पे 2 केस बनते हैं स्टूडेंट। E1 मान लिया हमने कि द लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड और E2 मान लिया कि द लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड, और A मान लिया कि जो 2 कार्ड हम निकाल रहे हैं रिमेनिंग में से वो दोनों कार्ड डायमंड है। तो वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A निकालना है, यानी 2 कार्ड डायमंड है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें तब? कि लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। क्लियर? तो E1 क्या होगा यहां पे स्टूडेंट? लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। डायमंड टोटल कितने होते हैं? 13, तो 13/52 एक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो दैट इज 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अगर हम निकालते हैं तो E2 का मतलब हो गया रिमेनिंग बार बचे 39/52 दैट इज 3/4। आप चाहो तो 1 - 1/4 भी कर सकते हो तो भी 3/4 आ जाएगा। अब A/E1 निकालते हैं स्टूडेंट। A/E1 का मतलब है कि जो हम A यानी बोथ कार्ड्स आर डायमंड, डायमंड्स आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जबकि E1 केस है। E1 का मतलब जबकि एक डायमंड लॉस्ट है, तो डायमंड कितने बचते हैं हमारे पास? टोटल 13 होते हैं, उसमें से 12 बचते हैं, तो 12 में से 2 चूज कर रहे हैं, 12C2 अपॉन 52C2, सॉरी 51, क्योंकि रिमेनिंग 51 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 into 11 by factorial 2 अपॉन 51 into 50 by factorial 2, तो factorial 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? इसको सॉल्व नहीं करते, यही छोड़ते हैं, कैलकुलेशन में देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2,
अब a बाई टू का मतलब क्या है कि दो बोथ कार्ड्स आर डायमंड, यानी दो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड। तो डायमंड तो हमारे पास सारे बचे हुए हैं, कितना आएगा 13c2 अपॉन 51c2। तो ये आएगा 13 इंटू 12 अपॉन 51 इंटू 50। क्लियर? तो यहां से अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 बाई ए की। अब E1 बाई ए का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी E1 लेते हैं पहले, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। क्लियर? तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 इंटू ए बाई E1 कितना है हमारा 12 इंटू 11 बाई 51 इंटू 50 अपॉन सेम यहां पे आएगा 1/4 इंटू 12 बाई 51 इंटू 11 बाई 50 प्लस E2 3/4 इंटू ए बाई E2 13 बाई 51 इंटू 12 बाई 50। क्लियर? अब देखिए इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता हूं तो बहुत टिपिकल हो जाएगी कैलकुलेशन। तो बेटर होगा, देखिए यहां भी 1/4 आ रहा है, यहां भी 1/4 आ रहा है और यहां भी 1/4 आ रहा है। क्लियर? 12 बाई 51 50 एलसीएम लेके तो कट गया सारा। तो देखिए पहले हम इसको एलसीएम को ही काट देते हैं, एलसीएम 4 इंटू 51 इंटू 50 आएगा। तो ये आएगा 12 इंटू 11 अपॉन 1 भी लिख सकते हो चाहो तो 1 इंटू 12 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 13 इंटू 12। क्लियर? जो एलसीएम आया वो कैंसिल हो जाएगा दोनों में से। अब यहां से देखिए 12 टोटल कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 11 अपॉन 1 इंटू 11 प्लस 13 इंटू 3 39। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 11 बाई 50। क्लियर? दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। अ कॉइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड इज, 4 पार्ट दिए हैं इसमें, फर्स्ट 4/5, बी 1/2, सी 1/5 एंड डी 2/5। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए की सच बोलने की यानी ट्रूथ बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/5 है, तो इट मींस फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी। अब ये कह रहा है कि कॉइन को टॉस करता है और वो रिपोर्ट करता है कि कॉइन पर हेड आ रहा है, हेड अपीयर्स। क्लियर? तो इसका मतलब या तो वो सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है। इट मींस या तो हेड आया है या नहीं आया है। क्लियर? तो अगर ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है कि वास्तव में उस कॉइन पर हेड अपीयर्स हुआ है। क्लियर? तो हम यहां दो केस मान लेते हैं कि E1 ए स्पीक ट्रूथ और E2 मान ले हैं कि ए स्पीक फॉल्स, और यहां ए मान लेते हैं कि हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5, तो झूठ बोलने की कितनी होगी 1 माइनस 4/5 यानी 1/5। क्लियर? अब a बाई E1, a बाई E1 का मतलब सच बोल रहा हो या झूठ बोल रहा हो, कॉइन पर तो हेड ही आना है। क्लियर? तो इसका मतलब हेड या टेल जो भी है तो 1/2 ही आएगा, तो a बाई E2 भी यही आएगा। वो झूठ बोल रहा हो या नहीं बोल रहा हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही होगी दोनों केसों में। क्लियर? तो बस हमें निकालना क्या है कि एक्चुअली देयर वाज हेड, इसका मतलब वो सच बोल रहा है, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और सच बोलने का मतलब E1 केस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए, यानी वो सच बोल रहा है जबकि कॉइन हेड शो कर रहा है। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस E2 इंटू पी ए बाई E2। क्लियर?
E1 की प्रोबेबिलिटी 4/5 इंटू 1/2, 4/5 इंटू A/1 1/2 अपॉन 4/5 इंटू 1/2 प्लस E2 1/5 इंटू 1/2। क्लियर? एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा और वो एलसीएम लेकर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ऊपर बचेगा 4 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 1, तो दैट इज 4/5। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14। इफ A and B are two events such that A subset B and PB is not equal to 0, then which of the following is correct? A, PA by B equal to PB by PA. B, PA by B is less than PA. Third, PA by B is greater than equal to PA, and none of these. क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, यहां आपको दिया हुआ है कि A and B are two event such that A subset B. If A subset B, तो इसका मतलब क्या होगा कि A इंटरसेक्शन B जो होगा हमारा, वो कौन सा आएगा? वो A आएगा। यहां तक समझ में आया? A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A आ जाएगा। तो इट मींस यहां से हमारा अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालने लगूं, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? PA हो जाएगा। ठीक है यार? अब अगर मैं यहां पे देखिए फर्स्ट पार्ट के हिसाब से लूं PA बाई B, क्योंकि तीनों में ही PA बाई B की वैल्यू है, तो PA बाई B इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, और PB हमारा 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर? तो डिफाइन तो होगा ये इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B को क्या लिख सकता हूं मैं? PA अपॉन PB। तो ये PA अपॉन PB आया है, तो इसका मतलब यहां पे दिया है हमें PB बाई PA, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल तो हो नहीं सकता, PB अपॉन PA के। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं यहां पे स्टूडेंट कि PB जो है वो प्रोबेबिलिटी हमारी लेस देन इक्वल टू 1 होगी, यानी किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैं यहां से बात करूं कि PB अपॉन में आ रहा है, तो 1 अपॉन PB, तो इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है? अब अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं, अब देखिए जरा, PA बाई B इज इक्वल टू PA इंटू 1 बाई PB की बात करता हूं, तो 1 बाई PB किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। 1 बाई PB अगर मैं इसको हटा दूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है अब ये इससे बड़ी हो जाएगी, लेस नहीं रहेगी। तो इसका मतलब हमारा ये वैल्यू आ जाएगी PA बाई B इज ग्रेटर देन इक्वल टू PA। देखिए अगर ये छोटी होती है तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होकर छोटी हो जाती है, बट ये 1 बाई PB जो है वो 1 से बड़ी है या 1 के इक्वल है। तो जब किसी भी चीज को हम 1 से बड़ी या वो दिखाते हैं, तो इसका मतलब वो वैल्यू बड़ी आ जाएगी। समझ में आ गया? किसी भी चीज की अगर 1 से ज्यादा की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा मैं, तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है? तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा पार्ट सही है? दैट इज सी पार्ट सही है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में आता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसके लिए जो भी सजेशन होगा वो दे दूंगा। क्लियर? कोशिश करूंगा आपकी सारी प्रॉब्लम्स, जितनी भी आपके डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर कर सकूं। तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट मींस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल? हाउ कैन वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द रैंडम वेरिएबल एंड हाउ कैन वी मेक द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? तो ठीक है, मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।